आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है, देश को नई पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू जी अब देश की महामहिम होंगी, देश की राष्ट्रपति होंगी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले गृह राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, पीएम मोदी जिस वक्त पहुंचे हैं ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं जो राष्ट्रपति को, नई निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे नई राष्ट्रपति को बधाई देने, उनको मिठाई खिलाई है। और ये एनडीए के लिए बड़ी जीत है, एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के लिए बड़ी जीत है। अगली तस्वीर दिखाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। अमित शाह से पहले आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, गुलदस्ता भेंट किया है नई राष्ट्रपति को, उनसे मिले हैं, मुबारकबाद दी है उन्हें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त मिलने पहुंचे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ मिले बल्कि उनके साथ बैठे। प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाकर एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ये अपने आप में एक मिसाल भी है और अपने आप में बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये होती है कि सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा जो शख्स है, सोचिए जब वो देश का पहला नागरिक, देश का प्रथम नागरिक बनेगा तो उसकी पहली कोशिश होगी सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे शख्स की कोई उन्नति, तरक्की और कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए। यह मंशा और मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम उनकी इस नई रणनीति में नजर आती है। लेकिन आइए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी गई और जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहा था, कई चरणों में, कई फेसेस में काउंटिंग हो रही थी और ये इंडिकेट हो रहा था, ये संकेत मिल रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुन ली जाएंगी। उससे पहले देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ढोल नगाड़े, एम्बियंस दीजिए, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे। उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगह, एम्बियंस बढ़ाइए इसका, ये आप जो देख रहे हैं ढोल बजते हुए, इसी तरह ढोल बज रहे थे अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में। ये जश्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अगली तस्वीर दिखाइए, ना सिर्फ जश्न बल्कि पटाखे फोड़े जा रहे थे, ये देखिए जरा। लोगों ने चटाइयां लगा दी और उसके बाद ये पटाखे फोड़े जाने लगे। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी की जीत की खुशी में ये पटाखे फोड़े गए। लोगों ने सड़कों पर अनार जलाए, चटाई लगाई। अब अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं कैसे लोगों ने नाच गाकर, ये देख रहे हैं आप, एम्बियंस दीजिए, नाच गाकर लोग जश्न मना रहे थे। ये ऐसा पहली बार हुआ है। आपको शायद ही इससे पहले याद होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो, नतीजे आए हो और इस तरह से जश्न मनाया जा रहा हो। ये देखिए जरा, पारंपरिक नृत्य भी जगह जगह देखने को मिला, चाहे वो दिल्ली में मुर्मू जी का घर हो या फिर उड़ीसा में, ये देख रहे हैं पारंपरिक नृत्य देखने को मिला। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और किस तरह से ये लड्डू बनाए गए मुंह मीठा कराने के लिए। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें मुंह मीठा कराने की हैं, क्योंकि पहली बार एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी और ये देश के लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है ये तस्वीरें। आइए अब मैं आपको बताऊं, देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर, आज की पहली बड़ी खबर ये, तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद, यानी कई राउंड की काउंटिंग होनी थी लेकिन तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। 75 साल में पहली बार, सोचिए जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक पहली बार कोई आदिवासी महिला, आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति बना है। द्रौपदी मुर्मू जी को कुल 2161 वोट मिले। इस वोट की जो वैल्यू थी, द्रौपदी जी को मिले वोट की वैल्यू थी 5,77,777। दूसरे नंबर पर जो रनर रहे यशवंत सिन्हा साहब, उन्हें 1,058 वोट मिले हैं और उनके वोट की जो वैल्यू थी, यशवंत सिन्हा को मिले वोट की वैल्यू थी 2,61,062। बहुत पीछे थे, मैं कहूंगा लगभग आधे का फर्क था दोनों में।
17 सांसदों ने, बड़ी बात यह है कि 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी जो खड़े तो यूपीए के पक्ष में थे लेकिन वोट द्रौपदी मुर्मू जी को दे दिए। 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी राज्यों की विधानसभा में जो विधायक थे उन्होंने भी अपनी पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट को वोट नहीं किया, यानी यशवंत सिन्हा को वोट नहीं किया। असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। यह बहुत बड़ी जीत रणनीति के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी कि ऐसा उम्मीदवार उतारिए कि विरोधी भी चित्त हो जाए, और वही हुआ। मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, सोचिए जरा, और बिहार में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यह बताता है कि कैसे रणनीति को जमीन पर उतारा गया है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, यह बीजेपी के लिए भी बड़ी जीत थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट चुना, इसलिए बीजेपी खेमे में कैसे जश्न का माहौल है ये देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए जरा कैसे एम्बियंस दीजिए। बीजेपी खेमे में ये जो ढोल नगाड़े और ये बैंड बाजा बजते हुए आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। सांसें नहीं थम रही है, मन कर रहा रात भर हम लोग नाचते रहे, लड्डुआ बांटते रहे और खुशियां मनाएं। एक महिला राष्ट्रपति, ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, इसलिए माननीय प्रधान का आभार, बहुत बहुत बधाई। पहली दफा आदिवासी आरोपी महिला अब देश के राष्ट्रपति बन रही है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में जो मतदान किया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आपने लोगों को सुन लिया, लेकिन आइए अब आपको लिए चलते हैं कहां, जहां से खुद राष्ट्रपति आती हैं, उनके गृह राज्य आपको लिए चलते हैं। सोचिए उस राज्य में कितनी खुशी होगी, लोगों में कितना उत्साह होगा कि उनके राज्य की एक लड़की जो आज कैसे राष्ट्रपति के पद तक पहुंची, जिसने शिक्षा उनके राज्य में हासिल की, उसी कॉलेज में हासिल की, वो आज राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गई हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जश्न की जो तस्वीरें हैं, ये ओडिशा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से वहां ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक जो ओडिशा का नृत्य है उसके साथ जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस जीत की बधाई उन्हें किस किस ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बधाई देने पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी है। क्या कुछ लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बताएंगे, लेकिन ये देखिए जरा। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हिंदुस्तान ने यानी भारत ने इतिहास रच दिया है, वो लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त आदिवासी समाज की मुर्मू राष्ट्रपति चुनी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, उनका संघर्ष और सफलता की कहानी दरअसल एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा उनकी सफलता की पूरी कहानी। विधायक, मंत्री राज्यपाल के तौर पर वो रही हैं अपने कार्यकालों के दौरान, उन्होंने शानदार काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो एक बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी। अब जरा देखिए जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा साहब, उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी को जीत के लिए बधाई। देश उम्मीद करता है कि द्रौपदी मुर्मू बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। और शरद पवार जी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल की सफलता की कामना करता हूं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए बहुत बहुत बधाई। वो गांव, गरीब, वंचितों के लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही हैं, उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, प्रेरणा है। ममता बनर्जी ने लिखा, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर मुर्मू जी को बधाई। संविधान के आदर्शों की रक्षा करने और हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के लिए देश ईमानदारी से आपको राज्य के प्रमुख के रूप में देखेगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जो जीत है ये बहुत कुछ इशारा करती है 2024 के लिए भी, जरा सुनिए पहले। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो
देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। जहां मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर लोगों की और आस्था मजबूत हुई है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली का अशोक रोड, पंत मार्ग, संसद मार्ग प्रोटेस्ट के लिए नहीं भरा है, खुशियों के लिए भरा है। और आदिवासी समाज की एक बेटी हमारे भारत की सबसे बड़ी कुर्सी महामहिम राष्ट्रपति के पद पे बैठी हैं। 75 साल लग गए इस सबसे बड़ी कुर्सी पे आने में। शायद भारत का भाग्य उदय हुआ है जब इस देश की राष्ट्रपति एक भारत की आदिवासी बेटी होगी, एक महिला होगी। एक महिला, और वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली, जिन्होंने बहुत कष्ट अपने जीवन में सहे भी, ग्रामीण दूर सरूर गांव से, ट्राइबल क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक से एक पार्षद से प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आना, ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। और ये संभव तभी है जब देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। और ये जो जीत है, ये मोदी बनाम विपक्ष की भी लड़ाई थी। कैसे प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति के उम्मीदवार को आगे करके विरोधियों को ढेर कर दिया, उसकी एक नजीर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये बड़ी जीत है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है दूसरी तरफ सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, और इस तरफ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी के आदिवासी कार्ड ने रणनीति को विपक्ष की फेल कर दिया, पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। मुर्मू के नाम के ऐलान से ही विपक्ष में फूट पड़ गई। ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप कब किस वक्त क्या निर्णय लेते हैं जो विरोधियों को भी चित्त कर दे। 2022 में ही दिखा दिया 2024 चुनाव का ट्रेलर कि आखिर 24 में विपक्ष का एकजुट होगा, जो आज 2022 में एकजुट नहीं हो सका। 8 गैर एनडीए दलों ने मुर्मू को समर्थन दिया है। यह थी पीएम की जीत। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो गई, ऐसा उम्मीदवार जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। एनसीपी टीएमसी में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। सोचिए, इन दलों के विधायकों ने भी इधर से उधर वोट कर दिया। शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया, यह भी बड़ी विक्ट्री थी। हेमंत सोरेन ने, जिनकी पार्टी जेएमएम है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। एक तीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निशाने साध दिए, और यही बताता है कि 2024 का ये ट्रेलर है। आदिवासी महिला एससी एसटी को बाकायदा एक संदेश दिया है, और यह संदेश कहां तक जाएगा? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। पहली बात यह है, पहले कोविंद को चुनकर दलितों को एक संदेश दिया। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, यानी देश में इससे पहले राष्ट्रपति दलित और अब आदिवासी के रूप में राष्ट्रपति मिले हैं। इसमें अपने आप में एक मैसेज छिपा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव में बहुत लाभ मिल सकता है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, जहां आदिवासी समाज ज्यादा है। मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर भी इसका सीधा असर होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को फायदा मिलेगा। बड़ी चीज ये, 2024 के लिए विपक्ष की तैयारी को एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति चुनाव में करारी हार के साथ विपक्ष में फूट पड़ गई है, वो साफ नजर आई है। और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जो विपक्ष के हैं, उसको अब ममता बनर्जी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, मार्गरेट हलवा को। यह बताता है कि प्रधानमंत्री ने वो लकीर खींच दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता की पार्टी अब वोट ही नहीं करेगी, हालात ये हो गए। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि 2024 में क्या होगा। कैसे प्रधानमंत्री ने 22 में ही 24 की स्क्रिप्ट लिख दी है। रिपोर्ट देखिए जरा। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777।
75 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पूरा हो गया। द्रौपदी मुर्मू के शपथ के साथ ही देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को रिकॉर्ड जीत ऐसे ही नहीं मिली, ये जीत बड़ी है और 2024 चुनाव का ट्रेलर 2022 में ही दिख गया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों पर फायदा मिलेगा। 18 राज्यों में मिल सकता है आदिवासी वोट। ओडिशा, झारखंड में मिल सकता है फायदा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा समर्थन। वहीं विपक्ष की रणनीति की ऐसी हवा निकली कि विपक्षी एकता पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक की थी और उनकी पहल पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन यशवंत विपक्ष के वोट भी हासिल नहीं कर सके। जिन पर भरोसा था उन्होंने भी एनडीए उम्मीदवार को वोट देकर यशवंत सिन्हा की हार के अंतर को और बढ़ा दिया और ये हार यशवंत सिन्हा से ज्यादा विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। वहीं बीजेपी के लिए 2024 चुनाव की तैयारी सही दिशा में चल रही है। और आइए अब आपको मैं लिए चलता हूं द्रौपदी मुर्मू जी के गांव रायरंगगंज। वो देखिए जरा वहां क्या स्थिति है, कैसे जश्न मन रहा है, ये देखिए जरा। ये है उनका गांव, ये राष्ट्रपति के गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सोचिए एक छोटे से गांव में जश्न जो खुशी लोगों में है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं लोगों में कितनी खुशी होगी। राष्ट्रपति के गांव रायरंगगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग नाच गा रहे हैं। उनके गांव से कैसे एक राष्ट्रपति आज दिल्ली में रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन में अब बैठेगा, ये बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से सभी विरोधियों को ढेर कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति मुर्मू जी के गांव की हैं। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनके घर में कौन कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। उनके भाई हैं और उनके परिवार में कौन कौन है, उनकी बेटी है, क्या करती हैं, उनके पूरे संघर्ष की कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में वो बातें जो आप नहीं जानते हैं। सबसे पहली चीज, द्रौपदी मुर्मू जी जो अब हमारे देश की महामहिम है, प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति। ओडिशा के मयूरभंज में उनका जन्म हुआ और पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू था। मयूरभंज से ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई की, शुरुआती शिक्षा ली। भुवनेश्वर से मुर्मू जी ने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद रामादेवी महिला कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की। उनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू था और मुर्मू जी की बेटी का नाम है इतिश्री मुर्मू। शिक्षक और क्लर्क की नौकरी की है मुर्मू जी ने। उसके बाद सोचिए, शिक्षिका के तौर पर काम किया, क्लर्क के तौर पर काम किया और उसके बाद राष्ट्रपति बनी। यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कैसे एक छोटा सा आदमी, एक छोटी सी शख्सियत कहां तक पहुंच सकती है अगर उसके अंदर मेहनत, लगन और काबिलियत हो। 1997 में वो राजनीति में आई। इसी साल नगर निगम पार्षद भी चुनी गई थी और 2000 में, साल 2000 में पहली बार वो विधायक बनी है। 2000 और 2004 तक बाकायदा मंत्री भी रह चुकी हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। पहली बार आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूरे परिवार को, सुनिए जरा। जब से मतलब दीदी का नाम डिक्लेयर हुआ तभी से खुशी का दिन चालू है। मतलब डेली डेली हम लोग जश्न मनाते रहता है। आज तो उससे भी ज़्यादा खुश है। और हम लोग घर का आदमी होके तो हम लोग को तो खुशी है, मगर ये माहौल मतलब सब आदमी का खुशी, बहुत शहर में बहुत खुशी है। नहीं, दीदी तो हम लोग को पहले से ही बहुत प्यार करते हैं। जो आती है यहाँ सब कोई को हम लोग को बैठ के हम लोग को सब कोई को बताती है, अच्छा बात समझा के वो चला जाती है। वो प्यार से सब सभी जितने घर का परिवार को सब हम लोग को बताती है। भी घर का काम है जो हम लोग दीदी का
जो दीदी को पूछ के ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग तो बहुत खुशी हैं, बहुत खुश लग रहा है। अच्छा से काम कर रहे, हम लोग का गांव का एक काला नहीं और सब इंडिया का हर कोने कोने का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है और सब और काम करे सब। और आइए अब आपको मुर्मू जी के घर लिए चलते हैं। पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं देश की जो राष्ट्रपति हैं उनका घर ओडिशा में। ये उनके घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किन किन पदों पर रही हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। ये आप उनका घर देख रहे हैं ओडिशा में, ओडिशा का घर उनका। और घर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीवारों पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उन्होंने जिन पदों पर रही हैं, राज्यपाल के पद पर, इसके अलावा मंत्री भी रही हैं, पार्षद भी रही हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें, ये सब कुछ बता रही हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि उनका जुड़ाव कितना जमीन से रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं उनके गांव से। उनके घर की तस्वीर आपने देखी, उनके गांव से मेरी सहयोगी अनामिका की जरा रिपोर्ट देखिए, जो उनके घर पर पिछले कई दिनों से वहीं मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। कि होली दिवाली सब यही मनेगा और आज रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर होली भी मन रही है, दिवाली भी मन रही है और लोग देखिए कैसे गुब्बारे छोड़कर जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न के बीच होली दिवाली सब बार बार हम कह रहे हैं। एक तरफ गुलाल के रंग देखने को मिल रहे हैं तो वहीं आतिशबाजी के बीच पटाखों की आवाज भी यहाँ सुनाई दे रही है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का घर देख लिया, वहां किस तरह से जश्न हो रहा है ये देख लिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उनका कॉलेज। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, उनके संघर्ष की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, जहां कैसे एक आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाती हैं। ये देख रहे हैं आप उनका कॉलेज, यहां से पढ़ाई लिखाई की है द्रौपदी मुर्मू जी ने। फुल स्क्रीन जरा देख लीजिए इस तस्वीर को। रामा देवी कॉलेज है ये, जहां से पढ़ाई लिखाई पूरी की है। ये उस कॉलेज की तस्वीरें। कॉलेज में जो टीचर हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनमें जरूर आज गर्व की अनुभूति होगी कि उनके कॉलेज से पढ़ी हुई द्रौपदी मुर्मू जी आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुकी हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि उनके करियर और संघर्ष की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या उन्होंने जिंदगी में देखा है, किन किन परिस्थितियों से वो गुजरी हैं। ओडिशा के एक गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। द्रौपदी मुर्मू के लिए यह राह आसान नहीं थी। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों में बीता है और उन्होंने हर चुनौती का बखूबी सामना किया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में उनका जन्म हुआ था और फिर ओडिशा के पहाड़पुर गांव में उनका ससुराल बना। यहां जीवन के कई साल मुर्मू जी ने बिताए हैं और आज द्रौपदी मुर्मू जी के गांव में जश्न का माहौल है। और वो भी क्यों ना इसी गांव की बेटी ने आज न सिर्फ इस गांव का बल्कि पूरे ओडिशा का मान बढ़ाया है। आपको बताऊं, राजधानी भुवनेश्वर से लेकर हर इलाके में लोग द्रौपदी मुर्मू जी की जीत के लिए जश्न मना रहे हैं। नतीजे आने से कई घंटे पहले से ही लोग जश्न मनाने लगे। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाई बांटी जा रही है, तो कहीं पारंपरिक डांस करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई। उनके बारे में आपको बताऊं, 1980 में श्याम चरण के साथ द्रौपदी मुर्मू जी की शादी हुई थी। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। और आपको बताते हैं कि इस शादी के बारे में कि द्रौपदी मुर्मू संथाल समाज से आती हैं। 1980 में उनकी शादी पक्की हुई। 1980 में श्याम चरण से उनकी शादी हुई थी। भुवनेश्वर में पढ़ते थे श्याम चरण जी। कॉलेज में दोनों की दरअसल मुलाकात हुई। श्याम जी भी संथाल समाज से ही थे। श्याम जी शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे और शादी के लिए गांव में कई दिन तक वो रुके थे। संथाल समाज में लड़के के परिवार वाले दहेज देते हैं। जी हां, अपने आप में एक ऐसा नजीर है जो शायद पूरे देश में हो सकती है कि लड़की दहेज नहीं देती है, संथाल समाज में लड़का दहेज देता है। मुर्मू जी को दहेज में एक गाय मिली थी और एक बैल मिला था। श्याम चरण ने 16 जोड़ी कपड़े भी दिए थे। पहाड़पुर गांव द्रौपदी मुर्मू का दरअसल ससुराल है। आइए अब मैं आपको बताऊं, लेकिन उनके साथ जो दुखद हादसा हुआ
उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे उन्होंने अपने पति को खो दिया और अपने बच्चों को खो दिया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनके साथ जो घटना पेश आई वो बेहद दुखद है। मुर्मू जी का जीवन संघर्षों में बीता है। श्यामचरण से मुर्मू ने शादी की थी। मैंने आपको बताया 1980 में द्रौपदी मुर्मू की 3 संतानें थीं, 3 बच्चे थे उनके। 2009 में मुर्मू जी के एक बेटे की मौत हो गई 2009 में, और 3 साल बाद दूसरे बेटे की मौत हो गई। 2014 में मुर्मू जी ने अपने पति को भी खो दिया। श्यामचरण जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अभी परिवार में मुर्मू जी की एक बेटी है, सुपुत्री है। बेटे की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी और पति और बच्चों की याद में उन्होंने एक प्रतिमा भी स्थापित की। जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई वहां स्कूल खोला गया, उस घर की संपत्ति को उन्होंने दान कर दिया था। ये उनके संघर्ष से जुड़ी कहानी थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे रायरंगगंज से अब वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। ये होगा अब उनका नया घर। ये देखिए जरा, भव्य तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है नए राष्ट्रपति का महल, महामहिम का महल। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस घर में रहेंगी अब द्रौपदी मुर्मू जी। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आइए अब आपको बताता हूं मैं कि क्यों राष्ट्रपति का घर बहुत खास होता है, किन खासियतों से लैस होता है। ये देखिए जरा, आपको बताऊं, इंडिया गेट से सीधी सड़क रायसीना हिल की ओर जाती है, जहां राष्ट्रपति भवन के गलियारे की भव्यता देखते ही बनती है। ये पूरी इमारत जो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ये भवन सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के गणतंत्र की गवाही भी देता है। इसके चारों तरफ हरियाली और खूबसूरती सबका ध्यान खींचती है। अब यहीं जो सामने आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, इसी राष्ट्रपति भवन में रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। आपको बताएं, इटली के रोम स्थित क्यूरनल पैलेस के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इस भवन में लगभग 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में एक साथ 104 लोग बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रपति भवन में बाकायदा एक हॉल है, इसका नाम है दरबार हॉल। यह द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति भवन का हिस्सा होगा। इसे तरह तरह के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इस हॉल में 2 टन का एक झूमर लगा है और इसी दरबार हॉल में 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। इसी हॉल में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी शपथ ली थी और इसके बाद इसी हॉल में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने अपने पद की शपथ ली थी। ये राष्ट्रपति भवन यानी द्रौपदी मुर्मू जी का जो नया महल है महामहिम का, उसका हिस्सा है। दरबार हॉल के ठीक बगल में है अशोका हॉल। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में यह शाही डांस हॉल हुआ करता था। दरअसल इसकी दीवारें और छत की जो खूबसूरती है यह देखते ही बनती है। इस हॉल की एक एक चीज को बहुत बारीकी से तराशा गया है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी कक्ष में आधिकारिक बैठकें करेंगी। और आपको बताएं, इस अशोका हॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति के बैंक्वेट हॉल में। राष्ट्रपति भवन में एक बैंक्वेट हॉल है और कई फीट लंबी बाकायदा एक डाइनिंग टेबल भी लगी है, जिस पर एक साथ 104 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। सोचिए, इस डाइनिंग में 104 लोग बैठ सकते हैं। खास बात यह है कि इस हॉल के बाईं ओर एक खास तरह की लाइट लगी है, जो यहां मौजूद बटलर को बाकायदा सिग्नल देती है कि खाना कब सर्व करना है, किस वक्त सब सर्व करना है, कब प्लेटें हटानी है और कब लगानी है। ये सारे सिग्नल इस महल में होते हैं। अब आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति की महिमा। यही नहीं, जब एक साथ कई लोग यहां खाना खाते हैं तो कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, यह जानने के लिए हर शाकाहारी के सामने बाकायदा एक गुलाब रखा होता है। राष्ट्रपति भवन में खाना बनाने वालों की भी खास ट्रेनिंग होती है। हॉल के बाद अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, मुगल गार्डन की। 15 एकड़ में फैले ये राष्ट्रपति का गार्डन है, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इसे आप गार्डन कह सकते हैं। इस गार्डन में दुनिया भर के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फरवरी से मार्च तक आम लोगों के लिए खुलता है। इस गार्डन की
बहुत सी खासियत है। आइए अब आपको बताते हैं कब और कैसे तैयार हुआ है राष्ट्रपति का यह आलीशान महल। दरअसल आपको बताऊं 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया। तब वो दिल्ली में ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो एक मिसाल बने। अंग्रेजों ने इसके लिए दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों को चुना कि ये रायसीना की पहाड़ियां हैं, इस पर राष्ट्रपति भवन बनेगा। उन्होंने वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया। अब आइए अब आपको बताऊं कि कैसे ये राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ है। उस वक्त ये वायसराय का महल हुआ करता था, अब ये द्रौपदी मुर्मू जी का महल होगा क्योंकि वो देश की महामहिम है। देखिए जरा आपको बताऊं, इसका जो नक्शा है मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया। ये जो भव्य इमारत आप देख रहे हैं एडविन लुटियंस ने बनाई। लुटियंस ने हार्वर्ड बेकर को इस इमारत का नक्शा भेजा था। नक्शा भेजने के बाद रायसीना और मालचा के गांव की जमीन का बाकायदा अधिग्रहण किया गया और महल को 4 साल के अंदर तैयार करने की योजना बनाई गई कि 4 साल में वायसराय का महल तैयार हो जाएगा। लेकिन वायसराय के इस महल को बनाने में 17 साल का वक्त लग गया, जो 4 साल में बनकर तैयार होना था। 1912 में आपको बताऊं इसका निर्माण शुरू हुआ, 1929 में इसका निर्माण खत्म हुआ। इमारत बनाने में 70 करोड़, जी हां 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है इस राष्ट्रपति भवन के निर्माण में। 29,000 से ज्यादा कारीगर इसके लिए बाकायदा लगाए गए थे। इसके निर्माण में 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। सोचिए जरा 1947 से पहले जब ये बना तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए में बन गया। अब सोचिए अंदाजा। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे की कहानी आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति भवन के में और कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसका इतिहास, क्योंकि बहुत से प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों के साथ जुड़ा है। जब आजादी का आंदोलन तेज हुआ और अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो इसी इमारत में आजादी की इबारत भी लिखी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही वायसराय हाउस भी नए युग में पहुंच गया। आजादी के बाद 2 साल तक यह इमारत गवर्नमेंट हाउस के नाम से जानी जाती रही और आजादी के बाद देश के पहले जो गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रहने के लिए यह महलनुमा इमारत मिली थी। उनसे कहा गया आइए वायसराय के इस महल में रहिए। वो इसकी भव्यता और शान शौकत से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा है, इतना ह्यूज है, इसमें कोई कैसे रह सकता है। राजगोपालाचारी ने कुछ दिन बाद ही यहां से जाने का मन बना लिया कि मैं तो यहां नहीं रह पाऊंगा, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से यह मुमकिन नहीं हो पाया। तब वो इसमें रहने की बजाय उन्होंने क्या किया कि वो गेस्ट रूम में रहने लगे कि ये तो इतना बड़ा महल है, इसमें नहीं रहा जा सकता, गेस्ट रूम में रहूंगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। 1950 में गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां रहने आए, लेकिन वो भी राष्ट्रपति भवन की शानो शौकत को अपना नहीं पाए। उन्होंने भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट रूम में रहने का फैसला किया। गेस्ट रूम में रहने की परंपरा आज भी कायम है। महल बेशक बड़ा हो, भव्य हो, लेकिन संभव है द्रौपदी मुर्मू जी जब इस महल में पहुंचेंगी तो वो भी गेस्ट रूम में ही रहेंगी। आइए, तो ये हो गई राष्ट्रपति के घर की बात, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू जी के आसपास जो बॉडीगार्ड्स होंगे, जो अंगरक्षक होंगे, वो भी दुनिया में ऐसे इकलौते इस तरह के अंगरक्षक और बॉडीगार्ड्स हैं। जरा देखिए, जरा ये है भव्यता। ये जो आप देख रहे हैं रेड यूनिफॉर्म में, ये है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति के अंगरक्षक। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए और देखिए कि अब द्रौपदी मुर्मू जी के बॉडीगार्ड जो होंगे, नीचे की ग्रिड हटाइए प्लीज, ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स हैं, ये राष्ट्रपति भवन से निकलकर ये पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के इर्द गिर्द, ये बॉडीगार्ड उनकी रक्षा करेंगे, उनके अंगरक्षक होंगे। बहुत खास किस्म के ये बॉडीगार्ड्स हैं। इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा, कैसे ये तैयार होते हैं, कैसे इनकी भर्ती होती है। लेकिन ये जो बॉडीगार्ड्स हैं, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, ये अपने आप में बहुत खास है। आइए आपको बताऊं क्या खासियत है द्रौपदी मुर्मू जी के अब ये अंगरक्षक होंगे। सोचिए, ओडिशा की एक आदिवासी महिला एक छोटे से गांव से निकली और अब देश के सर्वोच्च पद पर। राष्ट्रपति भवन का कोई
खास कार्यक्रम हो या फिर गणतंत्र दिवस का मौका हो, आपने राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवानों को जरूर देखा होगा। रौबदार छवि, गहरे चटक रंग की यूनिफॉर्म और लहलाता हुआ साफा पहने ये गार्ड्स हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इन गार्ड्स की काया की तरह इनका इतिहास भी बहुत रोचक है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स भारतीय सेना की सबसे सीनियर घुड़सवार रेजिमेंट है। ये इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी यूनिट है, आपको बताऊं, जिसका काम भारत के राष्ट्रपति पद पर काबिज व्यक्ति की सुरक्षा करना है। इसमें शामिल जवान अच्छी कदकाठी वाले होते हैं। ये राष्ट्रपति के साथ हर वक्त साए की तरह रहते हैं। इस रेजिमेंट में आपको बताऊं, सेना की कई टुकड़ियों से जवानों को लिया जाता है और मौजूदा समय में इस टुकड़ी में शामिल सभी जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। किसी नए जवान का इस यूनिट का हिस्सा बनना आसान नहीं है। इन्हें बाकायदा 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद प्रेसिडेंट गार्ड का हिस्सा बनाया जाता है। आपको बताऊं इनकी खासियत, प्रेसिडेंट गार्ड के जवानों की खासियत इनके मजबूत घोड़े होते हैं। इसमें जर्मनी की खास ब्रीड के घोड़े भी शामिल होते हैं और खास बात यह है कि ऊंचे कद के इन घोड़ों का जो वजन है करीब 450 से 500 किलो तक होता है। ये घोड़े 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भारतीय सेना में केवल इन्हीं घोड़ों के बाल लंबे रखे जा सकते हैं। आपको बताऊं इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत करीब 250 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। 1773 में अंग्रेज जो थे वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी सुरक्षा के लिए इसका गठन किया और 50 शानदार बेस्ट घुड़सवारों के साथ वाराणसी में इसका गठन किया। उस वक्त वाराणसी के नरेश जो थे राजा चैत सिंह हुआ करते थे और उन्होंने अपनी तरफ से अंग्रेज अधिकारी को 50 घुड़सवार और दे दिए थे। इस यूनिट के पहले कमांडर ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन स्विनी टून थे। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि कैसे ये सबसे अलग है, कैसे राष्ट्रपति की जो सुरक्षा है बिल्कुल अलग है, कैसे इनका चयन होता है। इनके घोड़े भी बिल्कुल जुदा होते हैं। जो इनके बॉडीगार्ड्स हैं इनकी हाइट भी 6 फीट 3 इंच होती है। ये कंपलसरी होनी है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, जरा घोड़े का कद देखिए और उस पर बैठा हुआ जो अंगरक्षक है उसका कद देखिए। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि ये किस तरह से बॉडीगार्ड चुने जाते हैं। राष्ट्रपति दरअसल देश का कमांडर इन चीफ होता है, यानी सारी सेनाओं का भी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड करते हैं, पीबीजी। राष्ट्रपति की सुरक्षा ये खास अंगरक्षक करते हैं। अंग्रेजों की बनाई गई यूनिट जो है वो इनकी सुरक्षा करती है। तब के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसका गठन किया था। उस वक्त पहली बॉडीगार्ड की जो यूनिट है ये 1773 में बनी थी। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बतौर पैदल सेना इनकी भर्ती की थी। उस वक्त मुगल हाउस से 50 सैनिकों को चुना गया था। ये 50 सैनिक जिसमें जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट को खास प्राथमिकता दी गई थी। आज भी यही रेजिमेंट राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में जवानों की लंबाई, उनका कद जो है बहुत अहम होता है। लंबाई 6 फीट नहीं होती है। अगर 6 फीट नहीं हुई तो राष्ट्रपति की सुरक्षा की टीम में आपको जगह नहीं मिल सकती है। 6 फीट तो होनी है। स्वतंत्रता से पहले जो योग्यता थी वो 6 फीट 3 इंच थी, यानी 6 फीट 3 इंच का आदमी होना जरूरी है, जिसे अब 6 फीट कर दिया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा यूनिट में 4 ऑफिसर्स होते हैं बाकायदा, 11 जेसीओ और 161 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन में ही ये रुकते भी हैं। घुड़सवार सेना भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में रहती है। बाकायदा एक अलग परिसर है इन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के लिए। दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना है। सोचिए, इकलौती घुड़सवार सेना। 1953 में 61 कैवलरी इस सेना की स्थापना हुई थी और यह यूनिट राष्ट्रपति भवन में ही रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए अब आपको दिखाता हूं। ये तो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हो गए। अब उनकी बग्घी देखिए जरा, बहुत खास है बग्घी जो आप देख रहे हैं। ये है राष्ट्रपति की बग्घी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं। अपने अपने दौर में जो राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन देखिए बग्घी नहीं बदली। ये आप देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम को आप देख रहे हैं। ये बग्घी, ये आप देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी को। ये जो बग्घी, इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे सबसे अलग है ये सुरक्षा के अलावा। बग्घी की खासियत क्या है, बग्घी की कहानी क्या है। बग्घी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये देखिए जरा,
ये पूरी बग्घी आ गई है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी को आप इस वक्त बैठा हुआ देख रहे हैं। आपको बताऊं जिस बग्घी में ये बैठी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1947 में सुर्खियों में आई राष्ट्रपति की बग्घी। 1947 में, यानी जिस वक्त देश आजाद हो रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच बहुत जबरदस्त टक्कर हुई, विवाद हुआ इस बग्घी को लेकर। भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर दावा ठोक रहे थे कि भाई बग्घी हमारी है। इस विवाद का निपटारा कैसे हुआ? सिक्का उछालकर, टॉस हुआ, जैसे मैच में होता है वैसे सिक्का उछालकर निपटारा हुआ। टॉस में भारत को जीत मिली और बग्घी भारत के पास ही है। यह अपने आप में दिलचस्प है। राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक बग्घी पर सोने की परत लगी है, यह बड़ी बात है। ब्रिटिश राज में इस बग्घी का इस्तेमाल वायसराय करते थे और 1950 में भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार इस बग्घी का इस्तेमाल किया 1950 में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर गणतंत्र दिवस परेड में पहुंचे थे उस वक्त। और शुरुआती दिनों में आपको बताऊं, राष्ट्रपति इसी बग्घी पर बैठकर समारोह में जाते रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास भी इसी बग्घी पर सवारी करते थे राष्ट्रपति, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से बग्घी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। 2014 में प्रणब मुखर्जी जी ने इसका फिर से इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उन्हें इस बात पर ऐतराज था प्रणब मुखर्जी जी को कि उन्हें महामहिम न कहा जाए। प्रणब मुखर्जी बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में इसी बग्घी पर बैठकर आए थे। ये इस बग्घी की खासियत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनके परिवार, उनके घर, उनका गृह राज्य और अब उनका नया महल और उनके अंगरक्षक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख को वो शपथ लेंगी। आज की एक और अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि कैसे ईडी के सवालों से सोनिया गांधी का सामना हुआ। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं सोनिया गांधी जिस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची, सोनिया गांधी से सवाल जवाब होने थे। ये जो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, सोनिया गांधी मास्क लगाए हुई हैं और आगे राहुल गांधी बैठे हुए हैं। प्रियंका वाड्रा भी सोनिया गांधी को छोड़ने पहुंची थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, सोनिया जब ईडी ऑफिस पहुंची, ये आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पहुंची। एम्बियंस हो तो प्लीज दीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सोनिया गांधी का सवालों से सामना हुआ, किसने सोनिया गांधी से सवाल पूछे, कितनी देर तक सवाल जवाब हुए और कितने सवालों के वो जवाब दे सकी। देखिए जरा, ईडी ऑफिस पहुंची थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी सुबह 11:45 पर दरअसल घर से निकली। आपको बताऊं, दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची, ईडी के ऑफिस पहुंची। ईडी ने सोनिया से 2.5 घंटे तक पूछताछ की, यानी 12 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे सवाल जवाब किए गए। राहुल, प्रियंका सोनिया के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे और प्रियंका को ईडी मुख्यालय में ठहरने की अनुमति मिली। वो वहीं रुकी, लेकिन प्रियंका पूछताछ वाले कमरे से दूर ठहरी थी। उस वक्त पूछताछ के दौरान प्रियंका 2 बार सोनिया गांधी से मिलने भी पहुंची। पूछताछ के दौरान 2 डॉक्टर भी बुलाए गए थे क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस भी तैयार खड़ी थी। इस दौरान ईडी की एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा जो थी, उन्होंने सवाल जवाब किए। सोनिया से ईडी ने करीब 25 सवाल पूछे थे और इस दौरान 25 सवाल के जवाब सोनिया गांधी ने कैसे दिए आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सोनिया से हुई पूछताछ की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। 3 चरणों में ईडी ने सोनिया से पूछताछ की। जो सवाल पूछे दस्तावेज दिखाकर पहले उनसे सवाल के जवाब लिए गए। अब 25 जुलाई को फिर उनसे पूछताछ होगी। आज की पूछताछ 2.5 घंटे बाद खत्म हो गई। लेकिन आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा। जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो अजय माकन हो, पवन बंसल हो, वो आज नाराज थे कि सोनिया गांधी को क्यों बुलाया जा रहा है। तो बुनियादी सवाल जो मैंने उनसे पूछा, क्या सोनिया गांधी इस देश के संविधान और कानून से ऊपर है, उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता? तो कैसे कांग्रेसी नेता झल्ला गए, देखिए जरा। अजय माकन साहब आ गए। माकन साहब, सोनिया गांधी से ईडी आज पूछताछ करने वाली है। माकन साहब, क्या सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं कर सकती सर? माकन साहब, क्या कांग्रेस की रणनीति क्या है सर आज? अजय माकन साहब को आप देख रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है, इसलिए अजय माकन साहब आए हैं। माकन साहब, कांग्रेस की क्या रणनीति है? कि रिपब्लिक को कोई बयान नहीं देना। सर, तो क्या सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं कर सकती? इसको रोको यार, तुम हमें रोकते हो, इनको नहीं रोकते। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं कर सकती सर? सर, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर।
सर ये क्या बदतमीजी है? सर मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या सर सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं कर सकती? सोनिया गांधी संविधान से ऊपर है सर, सोनिया गांधी लोकतंत्र। आप संविधान से सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप संविधान से सर मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको जवाब सोनिया सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। आप संविधान सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं कर सकती? आप संविधान से आपको क्यों संविधान? आप संविधान से ऊपर है सर मेरे, आप बताइए ना सर, आप वरिष्ठ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्यों बिके हुए हो? सोनिया गांधी क्यों बिके हुए हो? सर मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना, सिर्फ आप क्यों बिके? तो आपके पास जवाब नहीं है ना? आप जवाब। सोनिया गांधी क्या देश से ऊपर है? सोनिया गांधी क्यों बिके हुए हैं? देश से बिके हुए हैं। सर आपने क्या पत्रकारों को पहले खरीदा था? आप बिल्कुल नहीं खरीदा। फिर आप क्यों? लेकिन आपके मालिक कौन है? सर मैं तो आपके मालिक कौन है? सर आपको डर? आपके मालिक कौन है? तो फिर सोनिया गांधी को जवाब देने दीजिए। आपके मालिक कौन? सोनिया गांधी को। आपके मालिक कौन है? सर उनकी ईडी पूछताछ क्यों नहीं करती? तो ईडी सर बताइए ना, सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं कर सकती? आपके मालिकों? सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं कर सकती? आपके मालिकों से? सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं? आपके मालिकों से क्यों? राहुल गांधी से पूछताछ नहीं कर सकती? सर आप लोगों को डर किस बात का है? सर मेरा सवाल ये है सर, क्यों किस बात का डर है? सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। ये डर है सर, ईडी बुला लेगी तो पुलिस से ये डर है। पुलिस को डर है। माखन साहब तो हो गया ना खत्म सर, आपका काम खत्म। सर मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। अरे काम खत्म। क्या रणनीति? आपकी नौकरी बच गई सर, आ गया सर, आप भी अपनी बचाने आए क्या यार? मैं तो सिर्फ सवाल भी है। अजय माकन साहब को आप सुन रहे थे, तो बंसल साहब से सवाल पूछते हैं, और अगर मैं सही हूं तो बंसल साहब को भी ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। पीछे आप देखिए मेरे, बंसल साहब को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस बाकायदा प्रोटेस्ट करने वाली है। सर आज कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी सर? अभी देखते रहिए आप जी। सर इस मामले में सर क्या रणनीति है? पार्लियामेंट में भी इधर हैं, आप देखिए ना अभी सारा आपको। सर यहाँ से ईडी तक जाएंगे आप लोग? देखिए सर मेरा एक सवाल सर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको भी सर सम्मन किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था? क्योंकि मुझे बुलाया था, इसी कारण मैं चीजों का जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, वहाँ इस कारण थोड़ा बनता है कि उनपे मैं ना बोलूं। ईडी वगैरह वाले बेशक बोलते रहे, हम नहीं बोलेंगे। तो सर मेरा एक सवाल ये कि आप सर संविधान के नागरिक, सर अगर आपको बुलाया हंगामा नहीं हुआ तो सोनिया गांधी को बुलाने पर क्यों हंगामा? पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हाँ। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल का फिक्स्ड एजेंडा। मैं तो हिसाब से मत चलिए सर, मतलब मैं आपके एजेंडे के हिसाब से चलूं, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस के एजेंडे के हिसाब से चलेगा, वही इस देश में संविधान को मानता है, वही लोकतंत्र को मानता है। सर ईडी ने आपको बुलाया था, सवाल जवाब किए थे आपसे, क्या ईडी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से सवाल नहीं कर सकती है? यंग इंडियन में 38%। प्लीज डोंट टॉक टू मी, प्लीज सर मैं तो सवाल, डोंट टॉक टू मी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया है, तो उसके विरोध में सब गिरफ्तारियां देंगे। आज आप लोग गिरफ्तारियां देंगे सर? जी जी। तो आप लोग यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या है? यहाँ से स्ट्रेटेजी क्या है सर? अब ऑफिस में जा रहे हैं। सर एक बड़ा सवाल की सर बीजेपी कह रही है ये सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है। अब वो बीजेपी को कहने दीजिए, उनसे एक सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। आज रविशंकर जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर हैं। ठीक, चलो। सर सवाल ये कि ईडी से सवाल जवाब नहीं कर सकते? चलिए, हो गया ना सर। मैं तो पूछ रहा हूँ सर, ईडी से सवाल जवाब नहीं किया जा सकता क्या? सर ईडी से सवाल जवाब नहीं कर सकते क्या? हाँ कर रहे हैं तो जाएंगे, कर सकते। फिर ये सर हंगामा किस बात का? क्यों नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरदस्ती और बिना किसी वजह के ये किया जा रहा है, तो ये तो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, इसलिए ईडी सवाल नहीं कर सकती? पुनिया साहब जी, पुनिया साहब आपको देश सुन रहा है पूरा इसमें। जी जी ठीक। तो क्या ईडी सवाल नहीं कर सकती राहुल सोनिया से? उनको अधिकार नहीं है सर सवाल करने का? जी नमस्कार सर, ये सब संस्थाएं आपकी बनाई हुई है सर, आज ये संस्थाएं सवाल कर रही हैं तो आप सर जवाब नहीं दे सकते आपके नेता? आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के बात कर रहे हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, ईडी सवाल पूछ रही है, आप तो ईडी को भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहते हैं। हो गए। यानी देश की कोई भी संस्था सवाल करे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हम जानते हैं आपका क्या एजेंडा है। मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी सवाल के जवाब देने गए, सोनिया जी भी जा रही है, इस पे हंगामा क्यों? जी, ये हम पे छोड़ दीजिए, हमको क्या करना है। तो कांग्रेस नेताओं को आपने सुन लिया, उनके पास जवाब नहीं था, इसीलिए लाजवाब थे। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, ये देखिए जरा। आग लगा दी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये आग लगाने का अधिकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किसने दे दिया? कांग्रेसी नेताओं के पास जवाब नहीं।
अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर हैदराबाद की है। देखिए स्कूटी में आग लगा दी। ये देखिए सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडी ने बुलाया सवालों के जवाब देने के लिए, इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी हैदराबाद में स्कूटी में। कांग्रेसी नेता अगर इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस तिलमिला उठती है। जो कांग्रेस दिन भर संविधान खतरे में और लोकतंत्र बचाओ की दुहाई देती है, जब उसी से जुड़ी एक एजेंसी सवाल पूछती है तो वो आग लगाने पर आतुर हो जाती है। लेकिन जरा सुनिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे, आ तो गए थे, लेकिन उन्हें ए पता था ना जी पता था। सुनिए जरा। आपको पता है कि क्यों आए? हमारी सोनिया जी, हमारे राहुल जी पे जो दिन रात एक शक्ति बोलिए। क्या किया सोनिया जी ने? कुछ नहीं किया। क्यों बुला रही? झूठ बोलने का काम है। ईडी क्या ढूंढ रहे हैं जो मिला नहीं? अपना जो सब कुछ यहाँ क्या करने, क्यों बुलाया गया आपको? अरे हम अपने कांग्रेस पार्टी के एक हमारे जाने माने नेता हैं, उन्हें ईडी बुलाए या कोई भी क्यों बुला रही ईडी? कुछ तो किया होगा उन्होंने। कुछ नहीं किया। हमारी नेता है, लीडर है और हम उनके साथ हैं, उनके लिए खड़े हैं, मरने और मारने के लिए तैयार हैं। तो मरने मारने के लिए तैयार? हाँ, अगर हमें अगर कानून भी हाथ में ले लेंगे। अगर हमें मारेगी, कानून पुलिस हमें मारेगी तो हम मरने के लिए तैयार। पुलिस कहाँ मारेगी? शांति से खड़ी है पुलिस। यहाँ देखिए, किसी ने, पुलिस वाले ने आपको धक्का भी दिया क्या? अरे करेगी तो हम तैयार हैं, पहले हमारी राज में से गुजरना पड़ेगा। ऐसे किस कौन से केस को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है, कुछ पता है आपको? नहीं, ये मालूम नहीं। आपको पता नहीं कौन से केस पर सोनिया गांधी? नेशनल ईडी। कौन सी? नेशनल ईडी। तो आपने कार्यकर्ताओं को सुन लिया, जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता। अब जरा सुनिए कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद उन्हें जवाब दे रहे हैं। सुनिए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही है सरकार, और ये पर्पजली कांग्रेस के इमेज को खत्म करने के लिए और सोनिया गांधी जी के इमेज को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस केस में कोई दम नहीं है। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप 420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी का भी है। और वो हाई कोर्ट गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हार गए, एफआईआर क्वॉश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। चलिए, बीजेपी सवाल पूछ रही है कि ईडी सवाल पूछ रही है, तो आखिर इतनी परेशानी क्या? बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज सवाल यह है कि भाई कोई भी प्रदेश हो, 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 2014 में प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार आई, तो उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। विपक्ष ने उस पर मजाक बनाने की कोशिश की,